अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एआर फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। उसमें सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब जब भी हम कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला, क्या एंटी माइक्रोबियल की नीड है भी या नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि एंटी माइक्रोबियल नीडेड ही नहीं होता। जैसे अगर हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए तो उसकी वहाँ पर नीड नहीं है, या कोई जो है नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस है, किसी और रीज़न की वजह से जो है गला ख़राब है या इस तरह की कोई चीज़ है और हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ऑर्गेनिज़म्स की आइडेंटिटी। अब जब तक हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म का पता ही नहीं होगा कि किस वजह से जो है इन्फेक्शन हुआ तो हम प्रॉपर कवरेज, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले माइक्रोब का पता होना चाहिए कि किस माइक्रोब की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ग्राम स्टैनिंग हो गया, कल्चर वगैरह है, उसके अलावा होस्ट रिस्पांस है, ये सब के सब जो है मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है कि कौन सा माइक्रोब है। और जब भी हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करने जाएं तो हमेशा ये ख्याल रखना है कि एंटीबायोटिक प्रोवाइड करने से पहले हम कल्चर ले लें ससेप्टेबिलिटी के लिए और जो है कि वो माइक्रोब की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसा ना हो कि हम पहले एंटीबायोटिक दे दें और फिर उसके बाद कल्चर लें, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन, ग्राम स्टैनिंग जो होती है उसमें हमें शेप भी पता चल जाती है और ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस पता चल जाता है। इसके अलावा ब्लड सीरम, CSF वगैरह ये सब की सब टेस्ट होती हैं। सेकंड, कल्चर सेंसिटिविटी। कल्चर सेंसिटिविटी में हमें ये भी पता चलता है कि माइक्रोब है कौन सा, और उसकी दूसरी पॉइंट क्या है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि ये किस एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकता है, किन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है, किन के जो है ख़िलाफ़ ये सेंसिटिविटी शो कर रहा है, किन से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स हमें पता चल जाता है ससेप्टेबिलिटी पैटर्न का कि किन किन एंटीबायोटिक से हम इस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक पेशेंट है, उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ स्टेफ ऑरियस की वजह से। जब हमने उसको क्लॉक्सिसिलिन से ट्रीट किया तो वो ट्रीट हो गया। अब दूसरा सेम पेशेंट स्टेफ ऑरियस का, उसको हमने क्लॉक्सिसिलिन दिया तो वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सेकंड पेशेंट है उसमें हो सकता है कि मरसा हो, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस। अब मरसा से रिलेटेड जो जो है क्लॉक्सिसिलिन, ऑक्सीसिलिन वगैरह ये सब की सब मेथिसिलिन वाली फैमिली में ही आ जाती है। तो अगर इससे रेजिस्टेंस आ रही है तो मतलब सबसे क्लॉक्सिसिलिन वगैरह सबसे रेजिस्टेंस होगी। तो अब उसमें अगर हम क्लॉक्सिसिलिन दें या कुछ भी दें तो उसको इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा, इनमें से जो भी ड्रग दें हम। और इसका नाम मरसा क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो है ना वो मेथिसिलिन में रेजिस्टेंस पाई गई थी स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट, तो इसीलिए इसका नाम मरसा हो गया। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन हमारे पास क्लॉक्सिसिलिन और मेथिसिलिन है, क्योंकि ये जो है हम स्टेफ ऑरियस के लिए यूज़ करते हैं। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहते हैं कि वो एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन जो है ना मैक्सिमम हमें जो है माइक्रोब की ग्रोथ को रोक के दे दे। मीन्स एंटीबायोटिक की जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, उसको हम कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इसके अलावा माइक्रोबियल एंटीजेंस को डिटेक्ट करना, उसके लिए हम फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो ये फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज़ होंगी वो लाइट इमिट आउट करेंगी, वो जो है सैंपल के अंदर मौजूद एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और उसके बाद लाइट इमिट आउट करेंगी। तो उसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि एंटीजेंस मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि एंटीजन नहीं होंगे तब तक वो बाइंड नहीं होंगी तो लाइट को इमिट आउट नहीं करेंगी। इसके अलावा हम जो है माइक्रोबियल RNA या DNA को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। होस्ट इम्यून रिस्पांस, जैसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहा है, कोई टेस्ट टाइफाइड टेस्ट कराते हैं हम, IgG और IgM वो होस्ट इम्यून रिस्पांस है। जब भी टाइफाइड के बाद जो है हमें IgG और IgM पॉजिटिव मिल रहे होते हैं तो वो एक हमारे पास होस्ट इम्यून रिस्पांस की टाइप आ गई। ICT मलेरिया कराते हैं हम, वो भी हमें जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आती है। तो ये सब की सब होस्ट इम्यून रिस्पांस आ जाते हैं। अब थर्ड चीज़, ऑर्गेनिज़म की ससेप्टेबिलिटी पर्टिकुलर एजेंट से, कि ऑर्गेनिज़म उस पर्टिकुलर ड्रग से ट्रीट हो भी सकता है या नहीं।
मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक की वो कंसंट्रेशन जिसमें 99.9% जो है बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाए, क्योंकि इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है। और बैक्टीरिया रिमूव आउट कैसे होंगे बॉडी से, उनको हमारा इम्यून सिस्टम जो है निकालेगा, एरेडिकेट करेगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ इनहिबिट कर रहा है, किल नहीं कर रहा डायरेक्ट। सेकंड, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन MBC। इसमें क्या होगा कि एंटीबायोटिक की वो कंसंट्रेशन जिस पे 99.9% बैक्टीरिया जो है किल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। जो दो हमने डिस्कस किए थे, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग और बैक्टीरिसाइडल ड्रग, उनके लिए ये दोनों टर्म्स यूज़ होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक के लिए इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जबकि बैक्टीरियोसाइडल के लिए बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन MBC। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है साइट ऑफ इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक जो है वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचना भी ज़रूरी है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें अटैक किया हुआ है, रिमूव करना है वहाँ से, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन पहुंचना भी ज़रूरी है। जब भी कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो इन्फ्लेम मेम्ब्रेन की वजह से स्पेसिस बनते हैं, तो एंटीबायोटिक की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। और ब्रेन के अंदर जो पेनिट्रेशन होती है, मींस ब्रेन तक ड्रग कब पहुँचेगी, एक तो उसकी पार्टिकल साइज़ बहुत छोटी हो, मॉलिक्यूलर वेट कम हो, और उसके अलावा जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा हो। फिर फिफ्थ, पेशेंट फैक्टर। हम एंटीबायोटिक्स को हमेशा इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट फैक्टर्स की बेसिस पे, मीन पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो किस कोमार्बिडिटी के साथ आ रहा है, क्या है, तो उसकी बेसिस पे हम जो है हमेशा इंडिविजुअलाइज करेंगे थेरापी को। पहला, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास पता है कि एंटीबायोटिक्स अगर हम बैक्टीरियोस्टैटिक दे रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रोथ इनहिबिट करेंगे, और हमारा जो है इम्यून सिस्टम उसमें से जो है जो ऑलरेडी ग्रो है उनको रिमूव करता है। और बैक्टीरिसाइडल अगर हम दे रहे हैं वो भी बैक्टीरिया को किल तो करेगा, मगर उसके बाद उसके पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो बैक्टीरिया की बनेंगी, वो भी तो इम्यून सिस्टम ही रिमूव आउट करेगा ना। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन जैसे डायबिटीज़, HIV इन्फेक्शन वगैरह है, या कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है कोई पेशेंट, तो उनमें हमें नॉर्मल से हायर डोजेस रिक्वायर्ड होते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि फुल थेरापीटिक इफ़ेक्ट मिले। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उन्हें जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बैक्टीरिया को बॉडी से कम्प्लीटली रिमूव आउट करने में। रीनल डिसफंक्शन, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, सबकी सब एक्सेप्ट सेफ्ट्राजोन। सिर्फ सेफ्ट्राजोन ऐसी है जो हमारे पास रीनली और जो है लिवर के थ्रू दोनों एक्सक्रीट आउट होती है, बाकी इसके अलावा सब सेफालोस्पोरिन, सब पेनिसिलिन जो है यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो इसलिए ये किडनी में एक्यूमुलेट कर सकती हैं अगर कोई रीनल इम्पेयरमेंट के साथ आ रहा है, रीनल डिसफंक्शन है किसी भी पेशेंट में, तो इसीलिए हम जो है इनकी डोजेज़ एडजस्ट करते हैं। तो डोज एडजस्टमेंट किस बेसिस पे करते हैं, सीरम क्रेटिनिन लेवल्स की बेसिस पे। सीरम क्रेटिनिन लेवल हमारे पास टेस्ट है जो रीनल डिसफंक्शन के लिए हम कराते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है कि रीनल डिसफंक्शन कितना है, और उसके बेसिस पे हम डोज जो है एडजस्ट करते हैं। या जो है सेकंड चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है कि हम वो ड्रग सिलेक्ट करें जो रीनली एक्सक्रीट आउट ना होती हो, लिवर के थ्रू निकलती हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अगर हम वही ड्रग यूज़ करें, मतलब हमें ऐसी कोई ड्रग मिल नहीं रही, चॉइस नहीं है हमारे पास कि हम किसी और ड्रग पे स्विच करें, हमें वही ड्रग यूज़ करनी है जो रीनली एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका डोज डिक्रीज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्रेटिनिन क्लियरेंस, उसकी जो है डोज एडजस्ट कर देंगे। सेकेंड, अगर हमें कोई और ऐसी ड्रग मिल रही है जो हम स्विच कर सकते हैं, तो हम जो है लिवर से मेटाबोलाइज होने वाली ड्रग की तरफ चले जाएंगे। क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट की जाती है और फिर उसमें से जो है क्रेटिनिन की अमाउंट कैलकुलेट की जाती है कि यूरिन में कितना जो है क्रेटिनिन मौजूद है। इनडायरेक्ट मेथड कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट के, क्योंकि डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, सीरम क्रेटिनिन चेक करते हैं और फिर उसकी मदद से जो है हम क्रेटिनिन क्लियरेंस को डिटेक्ट करते हैं, फार्मूला जो हमारे पास है उसमें पुट करके, और हम क्रेटिनिन क्लियरेंस निकाल लेते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे हमारे पास नैरोथेरापेटिक इंडेक्स वाली एमिकासिन है, वैंक है, इनके हम डायरेक्ट लेवल्स भी करा लेते हैं, और जो है ना लेवल्स के अकॉर्डिंग उनकी डोज एडजस्ट कर लेते हैं कि बस वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के करीब रहे, उससे थोड़ा सा ऊपर रहे। तो ये हम करते हैं
नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स के लिए, क्योंकि उनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस या सब थेराप्यूटिक डोजेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल क्रेटिनिन तकरीबन 100 ml पर मिनट के अराउंड होती है। क्रेटिनिन क्लियरेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, 140 माइनस एज इनटू वेट जो है हम केजी में लेंगे, डिवाइडेड बाय सीरम क्रेटिनिन जो हम सीरम क्रेटिनिन लेवल्स ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से। ये तो है मेल के लिए। अगर इसी की जगह फ़ीमेल हो तो हम सेम फार्मूला के थ्रू पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फ़ीमेल का आ जाएगा क्रेटिनिन क्लियरेंस। इसके अलावा हेपाटिक डिसफंक्शन के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब की सब लिवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। तो इनमें जो है हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई हेपाटिक डिसफंक्शन का पेशेंट आ रहा है, या जो है हम किसी अल्टरनेट ड्रग की तरफ जाएंगे जो लिवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट ना होती हो। इसके अलावा पुअर ब्लड परफ्यूजन इन्फेक्टेड एरिया की तरफ, अगर इन्फेक्शन साइट पे ब्लड फ्लो कम है तो एंटीबायोटिक भी वहाँ पे या ड्रग जो भी है ड्रग पहुँचेगी नहीं, क्योंकि ड्रग को पहुँचने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है और मीडियम हमारे पास ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू होती हुई वो जो है साइट तक पहुँचती है। अगर वहाँ पे ब्लड फ्लो ही प्रॉपर नहीं है उस एरिया में जहाँ इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ड्रग प्रॉपरली नहीं पहुँचेगी और उसकी वजह से फिर जो है प्रॉपर इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। डायबिटीज़ पेशेंट है, आर्थरोस्क्लेरोटिक आर्टरीज़ वाले पेशेंट है, उनमें जो है लोअर लिम्स की तरफ ज़्यादातर ब्लड फ्लो कम होता है। इसीलिए हमने देखा है कि जब भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है पाँव की तरफ तो वो उनकी ट्रीट होने में टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है, क्योंकि उनका उस तरफ ब्लड फ्लो इतना प्रॉपर नहीं है और वो जो है इफ़ेक्टिवली ट्रीट नहीं हो पाता। पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक एज ग्रुप, अब दो स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन है हमारे पास, बच्चे और बूढ़े दोनों में। हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो है आर्गन सिस्टम्स में के फंक्शन में फ़र्क होता है। तो जीरियाट्रिक्स जो भी पेशेंट है उनमें ज़्यादातर रीनल फंक्शन ख़राब हुआ होता है, क्योंकि नेफ्रॉन या तो जो है नंबर कम हो जाता है एज के साथ साथ, या जो है कोई ना कोई उनको किडनी डिजीज़ डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से उनमें जो है रीनल डिसफंक्शन होता है। न्यू बॉर्न्स में रीनल और लिवर दोनों फंक्शन जो है अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। रीनली एक्सक्रीटेड ड्रग्स जैसे सल्फोनामाइड्स हैं वो जो है किडनी में कंसनट्रेट हो सकती हैं और किडनी को फर्दर डैमेज कर सकती है। क्लोरमफेनिकोल लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो अब बच्चों में लिवर वाला फंक्शन प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं है। हमारे पास ग्लूकोरोनाइडेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्लोरमफेनिकोल बॉडी से मेटाबोलाइज होकर निकलती है। यूरेडिन डाइफॉस्फोग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज UDP-GT जो है ये ग्लूकोरोनिक एसिड की एडिशन कराता है ड्रग के साथ, ताकि फिर वो जो है अपनी जो है पोलैरिटी चेंज करे और बॉडी से निकले। नियोनेट्स के अंदर ग्लूकोरोनाइडेशन का जो है सिस्टम अब डेवलप नहीं है, लिवर उनका प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो जब भी हम क्लोरमफेनिकोल देंगे बच्चों को तो वो एक्यूमुलेट कर जाएगी लिवर के अंदर और उसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है उनमें बनेगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सियानोसिस होगी, ब्लूइश हो जाएगी उसकी स्किन और होंठ वगैरह बच्चे के। उसके अलावा वो जो है हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, ठंडा बिल्कुल होने लगते हैं, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, तो ये सब चीज़ें हो सकती है क्लोरमफेनिकोल की वजह से। टेट्रासाइक्लिन वो भी जो है हम ग्रोइंग एज में नहीं दे सकते, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से बोन ग्रोथ को जो है ना वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ग्रोइंग एजेस में जब होते हैं तो हम टेट्रासाइक्लिन्स को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा न्यू बॉर्न्स में जो जॉन्डाइस होती है बच्चों में अक्सर देखा है कि पीलिया हो जाता है, क्योंकि बच्चों में RBC की डिस्ट्रक्शन फास्टर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो एडल्ट हैं और बाकी एज ग्रुप वाले हैं। तो इनमें क्या होता है कि न्यू बॉर्न में एरिथ्रोसाइट जो है 60 से 90 डेज़ के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन 60 to 90 डेज़ होता है। हीमोग्लोबिन जब भी ब्रेक डाउन होता है तो हीम पार्ट कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, वो येलो कलर होता है, ठीक है। बिलीरुबिन लिवर के अंदर इसी UDP-GT वाले सिस्टम के थ्रू ग्लूकोरोनिक एसिड से बाइंड होता है और फिर जो है उसके बाद
रिमूव आउट हो जाता है, जबकि बच्चों में ये सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है। अब जब बच्चों में ये सिस्टम वेल डेवलप नहीं है तो इसकी वजह से बिलिरुबिन उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और वो जॉन्डाइस हो जाती है जो बच्चों में। तो अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी? एक तो हम फोटोथेरापी या हेलोथेरापी, हेलोजन लैम्प के थ्रू जो हम उन्हें ब्लू कलर लाइट में रखते हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो ईज़िली बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा। इसके अलावा सिलीमेरिन, हेपामर्ज वगैरह ये सब हेपाटो प्रोटेक्टिव हैं। कभी कभार विटामिन डी भी यूज़ किया जाता है। हेपामर्ज में भी हमें पता है अमाइनो एसिड है जो हेपाटो प्रोटेक्टिव है। प्रेगनेंसी, ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं ना वो प्लेसेंटा क्रॉस करती है, मगर कुछ ही ऐसी हैं जो एम्ब्रियो टॉक्सिक हैं। टेट्रासाइक्लिन टेराटोजेनिक हैं, टूथ डिस्प्लेजिया कराती हैं। इसके अलावा बोन ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अमाइनो ग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिसिटी कराते हैं बच्चों में। टेट्रासाइक्लिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जितनी भी पेनिसिलिन है और सेफालोस्पोरिन है वो जो है सेफेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं। टेट्रासाइक्लिन हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से जो है बोन ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा लैक्टेशन, टेट्रासाइक्लिन ब्रेस्ट मिल्क में जो है आ जाता है और उसकी वजह से जो है टूथ और बोन डिफॉर्मेशन कराता है बच्चों में। अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी जो है ब्रेस्ट मिल्क में आता है, मगर जो है उसकी ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। हमने देखा जितनी भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड मौजूद हैं वो या तो जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में है या टॉपिकल फॉर्म में है। ओरल उनकी फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उनकी ओरल जो है एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। इसलिए बच्चों में ये इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मिल्क के थ्रू आ भी रही हैं बच्चे तक तो ओरली उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है तो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, मगर वहाँ पे जो बच्चे का नॉर्मल फ्लोरा है ना उसको ज़रूर डिस्टर्ब करेंगे। सेफ्टी ऑफ द एजेंट, हमारा ये भी कंसर्न रहता है कि हमारा जो भी ड्रग यूज़ किया जा रहा है वो सेफ़ हो। पेशेंट के फैक्टर्स को देखते हुए हम हमेशा ड्रग को यूटिलाइज़ कराते हैं। तो प्रीवियसली भी ये बताया कि पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन सबसे सेफेस्ट एंटीबायोटिक है। क्यों? क्योंकि वो जिस टारगेट साइट पे जाके एक्ट करते हैं ना, सेल वाल, वो इंसानों के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये सेफेस्ट एंटीबायोटिक में आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ थेरापी, एमॉक्सिसिलिन हम अगर अकेला यूज़ करें, हमेशा हम कॉस्ट को भी जहन में रखते हैं क्योंकि पेशेंट का ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अफोर्ड कर पाएगा इतनी टाइम के लिए। एंटीबायोटिक 7 दिन उसने लेनी है, 14 डेज़ लेनी है, थेरापी महंगी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से नॉन कंप्लाइंस की तरफ जाएगा पेशेंट। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कॉस्ट ऑफ द थेरापी पे भी नज़र रखें। अब एमॉक्सिसिलिन दे रहे हैं और एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलानिक एसिड दे रहे हैं हम आरटीआई को ट्रीट करने के लिए, उसी की जगह क्लेरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं आरटीआई को ट्रीट करने के लिए। तो एमॉक्सिसिलिन जो है वो एज़ कम्पेयर टू क्लेरिथ्रो बहुत सस्ती पड़ेगी। रेशनल डोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। पहली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, एजिथ्रोमाइसिन है, फ्लोरोक्विनोलोन से, ये सब के सब जो है अपना एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में करते हैं। मीन्स जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन मिलेगी उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो जो है किलिंग करेंगे। इन ड्रग्स के लिए डेली डोजिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हम उसको अगर डिवाइडेड डोजेज़ में दें। मगर हमने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि सिंगल बोलस डोज भी इतना हो कि वो थेराप्यूटिक विंडो के अंदर आए, थेराप्यूटिक विंडो क्रॉस ना कर रहा हो, टॉक्सिक लेवल में ना जा रहा हो। सेकंड, टाइम डिपेंडेंट किलिंग, कुछ ड्रग जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली जो है इफ़ेक्ट दिखाती हैं। मीन्स जब हम उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है उसकी बेसिस पे वो किलिंग करते हैं। इन ऐसी ड्रग्स के लिए अगर हम डिवाइडेड डोजिंग देंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ताकि हम जो है कंटिन्यूसली मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से अबव रख सकें उनको ना, कंसंट्रेशन को, ड्रग को। तो इसलिए इस कंडीशन में हमारे पास डिवाइडेड डोजिंग ज़्यादा सूटेबल है। पेनिसिलिन है, सेफालोस्पोरिन है, मैक्रोलाइड्स हैं एक्सेप्ट एजिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स बाकी जो भी हमारे पास क्लेरिथ्रो वगैरह आ गए, क्लेंडामाइसिन है, लाइनज़ोलिड है, ये सब की सब जो है टाइम डिपेंडेंट किलिंग करती हैं। पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट, पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट क्या मकसद है कि मतलब एंटीबायोटिक ख़त्म होने के बाद भी अपना इफ़ेक्ट दिखाए। मीन्स वो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से नीचे आने के बाद अपना इफ़ेक्ट दिखाए। ठीक है, ख़त्म बिल्कुल नहीं होगी, वो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से नीचे आए। ठीक है, यूजुअली हमें पता है कि जब भी MIC से नीचे आएंगी सब थेराप्यूटिक डोज हो जाएगी तो वो वहाँ पे अपना जो है इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाएगी।
मगर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को उस लेवल से नीचे आने के बाद भी जो है इनहिबिट करके रखती है माइसिन, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड है, एजिथ्रोमाइसिन है, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ये सब की सब जो है ना पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट रखती हैं। इसीलिए यूजुअली हमें इनका सिंगल डोज पर डे रिक्वायर्ड होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, हम जब भी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट भी दे, या हो सकता है कभी कभार वो कॉम्बिनेशन गलत भी हो जाए। अब साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कैसे, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्या करेगा कि सेल वॉल के अंदर पोर्स बना के देगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है वो जल्दी से पेनिट्रेट होके जाके प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमारे पास जैसे सेफालोस्पोरिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड का थाइमिक वगैरह, इसके अलावा मायरिन P4 ट्यूबरकुलोसिस में कॉम्बिनेशन जो हम देते हैं। कभी कभार ड्रग कॉम्बिनेशन गलत भी हो सकते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन और अगर हम बीटा लैक्टेम दे दें। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक है, जबकि बीटा लैक्टेम बैक्टीरिसाइडल है। जब भी हम टेट्रासाइक्लिन जो है बीटा लैक्टेम के साथ देंगे तो वो उसके इफ़ेक्ट को कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा। एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस का मकसद क्या है कि ड्रग अब जो है ना अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखा पा रही। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम दे रहे हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगी ड्रग रेजिस्टेंस। अब किसी भी जो है मैकेनिज़्म के थ्रू ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकती है। कौन कौन से हमारे पास मैकेनिज़म्स है? पहला, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग टारगेट, मीन्स जो ड्रग टारगेट साइट है ना उसी को मॉडिफाई कर लें। अब बैक्टीरिया ने वो टारगेट साइट मॉडिफाई कर ली, हम जो है ड्रग प्रोवाइड करते जा रहे हैं, ड्रग के लिए टारगेट साइट ही नहीं तो वो इफ़ेक्ट कैसे दिखाएगी, तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा, सेल वॉल प्रोटीन या जो है पोरिन्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं पोर्स मेम्ब्रेन के अंदर, उनकी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लें। वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो हमें पता है कि पोर्स के थ्रू ही अंदर जाती है, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन से तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, वाटर सॉल्युबल हैं, तो इसीलिए पोर्स के थ्रू अंदर जाती है। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास सबसे वो इम्पोर्टेंट है कि ग्राम नेगेटिव में एक हमारे पास एक्स्ट्रा लेयर होती है फास्फोलिपिड की, तो वो जो है बीटा लैक्टेम टेट्रासाइक्लिन वगैरह से या क्लोरमफेनिकोल से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन की मदद से। उसके अलावा इफ्लक्स पंप डेवलप कर लेना। इफ्लक्स पंप क्या करेंगे कि मेडिसिन को सेल से बाहर फेंकेंगे। बैक्टीरियोइड्स जो है वो गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन कराते हैं, तो उसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन जब भी देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट वो इसी तरह के इफ्लक्स पंप बना लेते हैं। लास्ट, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग बाय एंजाइम्स। ये सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करता है, बीटा लैक्टेम रिंग जो है ना उसको ब्रेक डाउन कर देता है। पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन का हमें पता है कि वो हमारे पास बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं, उनमें बीटा लैक्टेम रिंग है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बनाएगा और उनकी रिंग ही तोड़ देगा। जब रिंग तोड़ देगा तो ड्रग अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा पाएगी। निजेरिया गोनोरिया जो है वो बीटा लैक्टेम की मदद के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को सुनने का। फर्दर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।